Hello and welcome everyone to this Dakshina e-learning platform. I'm Dr. Radhit Chandan and today we are going to have paper discussion of DT13 paper. Okay? तो biology section जो है DT13 paper का उसको अभी हम लोग discuss करने वाले हैं. Let's start. जो आपका पहला question था, that is the major event that occurs during the cell cycle of mitosis which is essential for equal distribution of chromosomal DNA is, ठीक है, options जो दिया हुआ है, that is replication of the genetic material, splitting of the chromatids, splitting of the centromeres, and last option दिया हुआ है condensation of the chromatin. See, मैं आपको बता दूं कि इनमें से सारे के सारे जो events हैं, ठीक है, सारे के सारे events जरूरी होते हैं एक्सेप्ट स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमैटिड्स, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर और फिर स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमैटिड्स. जो सारे के सारे आपके इवेंट्स दिए हुए हैं ये सब के सब नेसेसरी होते हैं, है ना, लेकिन जो सबसे इसेंशियल है दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अगर रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो फिर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. बडिंग अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉमन इन, है ना, तो बडिंग किस में कॉमन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ऑप्शंस जो दिया है दैट इज राइजोपस विच इज अ फंजाई, नहीं इसमें स्पोर से होता है. हायर प्लांट्स, नो. सैक्रोमाइसिस, यस, सैक्रोमाइसिस का मतलब क्या है? ईस्ट है ना, और ईस्ट में वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बडिंग. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सैक्रोमाइसिस. ओके, एल्गी में भी बडिंग नहीं होता. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सैक्रोमाइसिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ स्किन सेल्स, एपिडर्मल सेल्स बाय न्यू सेल्स. अच्छा, और लास्ट दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. देखो माइटोसिस से वेरिएशन होता है बट दिस इज इनसिग्निफिकेंट, है ना, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो माइटोसिस में ये नहीं होता. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 4. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज सीन इन द स्टेज, है ना, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेल साइकिल के कौन से स्टेज में आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखता है. राइट, सी मियोसिस 1 के पैकिटीन स्टेज में, है ना, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में क्या होता है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन. किसके हेल्प से होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जिनमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम लाइक RAD51, है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का ये एक पार्ट है. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको कहाँ दिखेगा? पैकिटीन स्टेज में. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. डीएनए कंटेंट इन अ मियोसाइट एट G2 फेज, है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? G2 फेज की. ठीक है, तो एक मियोसाइट है, मियोसाइट ऐसे सेल्स जो कि मियोसिस करने वाले हैं. सो दिस इज अ मियोसाइट, है ना, और ये अपने किस फेज में है? G2 फेज में, मतलब S फेज हो चुका है. और ये जो डीएनए, ये जो न्यूक्लियस है ये किस स्टेज में है? 2n4C स्टेट में होगा. इसका न्यूक्लियस किस स्टेट में होगा? 2n4C. ओके, और यहां पे बोल रहे हैं जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज द 4C वैल्यू इज व्हाट? 40 पिकोग्राम. कितना है? 40 पिकोग्राम. ये बोल रहे हैं what would be the DNA content after meiosis 2 in the daughter cells, है ना, तो meiosis 2 के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें डीएनए का कंटेंट कितना होगा. चलो, ये सेल सबसे पहले कहाँ जाएगा? meiosis 1 में, तो इससे 2 सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स. दोनों क्या होंगे? N2C and N2C. रिडक्शनल डिवीजन होता है ये. ठीक है, तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? 20 पिकोग्राम. देखो 4C से क्या हो गया? 2C, तो 20 पिकोग्राम डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद से एक फेज आएगा इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद से फिर ये सेल कहाँ चला जाएगा? मियोसिस 2 में. यहाँ पे फिर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे.
ठीक है, हर एक से दो दो डॉटर सेल, और उसमें क्या होगा NC 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 NC, यानी कि 10 पिकोग्राम, है ना, सब में कितना होगा 10 पिकोग्राम ईच डॉटर सेल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है 10 पिकोग्राम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, आसान सवाल था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है ड्यूरिंग मियोसिस 1 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, है ना, मियोसिस 1 में बाइवेलेंट की बात कर रहा है। अब देखो बाइवेलेंट होता क्या है, बाइवेलेंट क्या है, सपोज करो कि दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा 1 प्राइम। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब इनकी पेयरिंग हो जाती है तो इस दोनों क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट, या इसी को हम लोग टेट्राड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, बाइवेलेंट या टेट्राड। सो इट इज पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कि दोनों किस स्टेट में होते हैं 2C सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे भी है, सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे भी है, इसीलिए जो सेल है वो कहाँ चला गया है 2N 4C स्टेट में। ये क्या है N2C टोटल क्या हो गया 2N 4C। समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है कि ये जो बाइवेलेंट है वो क्लियरली किस फेज में दिखते हैं। देखो ये दिखेंगे आपको कहाँ पे पैकीटीन स्टेज में। कहाँ दिखेंगे पैकीटीन स्टेज में, जब प्रॉपर उनमें क्या होती है रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। ठीक है, तो उस समय ये प्रॉपर आपको टेट्राड के फॉर्म में दिखते हैं। ग्रेट, सो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 पैकीटीन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, पढ़िए एनसीईआरटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 टर्मिनलाइजेशन इज द फेनोमेना ऑफ, है ना, अगेन मियोसिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है ना, टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स पोल, नहीं जी, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल्स पे कब मूव करती हैं एनाफेज में, है ना। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ होता है जाइगोटीन में। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, हाँ जी, इसी को हम क्या बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन फेनोमेना, और ये कहाँ होगा डायाकाइनेसिस में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर ऑफ स्पिंडल apparatus, दैट इज मेटाफेज का पार्ट, है ना। तो सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, फर्स्ट बोल रहा है लेप्टोटीन द क्रोमोसोम्स बिकम इनविजिबल। ऐसा तो नहीं होता, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं लेप्टोटीन में। बी जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यस दैट इज करेक्ट। जाइगोटीन में क्या हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से आपके दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या होती है पेयरिंग होती है। सी पैकीटीन डेसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, नहीं जी पैकीटीन में डेसोल्यूशन नहीं होता है सी का, है ना। डी क्या लिख रहे हैं डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपीयर एज टेट्राड, नो, ये कहाँ होता है पैकीटीन में, तो ये भी गलत है। ई डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मा टेक प्लेस, करेक्ट, ऐसा ही होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा था। ओके, तो कौन कौन से सही हैं बी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट, रिमेनिंग आर फॉल्स और इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन pardon me, so crossing over is the exchange of genetic material between non-sister chromatids, किनके बीच में non-sister chromatids के बीच में। so correct option क्या है option number 1। okay, 10th question, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is, है ना, क्या बोलते हैं इसको, बोल रहा है कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि किसकी बात कर रहा है बाइवेलेंट या टेट्राड की, है ना। किसे कहते हैं
यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ बाईवैलेंट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बाईवैलेंट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग माइटोसिस मेटाफेज क्रोमोसोम, है ना, तो माइटोसिस में मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम्स जो कि मेटाफेज में पाए जाते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? पूछ रहा है अंडरगो कॉइलिंग, नॉट एट ऑल, ये तो सुपर कंडेंस्ड होते हैं, पूरी तरह से कॉइल्ड होते हैं। दूसरा अंडरगो अनकॉइलिंग, नहीं जी, ये भी नहीं होता, ये कहाँ होगा? टीलोफेज में जाके होगा। लाइन अप एट इक्वेटर, यस, मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दे लाइन अप ऑन द मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर, ठीक है। मूव्स टू पोल्स, ये एनाफेज में होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर of each chromosomes which was holding sister chromatid together occurs at, है ना, तो सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए आप। splitting of centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids, है ना, ये कब होता है? एनाफेज 1 में? जी नहीं, एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। एनाफेज 2, यस, एनाफेज 2 में क्या होता है? Splitting of the centromere leading to the separation of sister chromatids, है ना। तो एनाफेज 2 क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। टीलोफेज 1, टीलोफेज 2, टीलोफेज में तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रियोल्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स इन, है ना, सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल इन। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखो कि हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल्स की, क्रोमोसोम्स की नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रियोल्स की। तो सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में कहाँ मूव करते हैं? कब मूव करते हैं? एनाफेज में, मेटाफेज में, प्रोफेज में या टीलोफेज में? कब करते हैं? प्रोफेज में, है ना। और प्रोफेज के एंड पे वो क्या करते हैं? बिल्कुल दोनों ऑपोजिट पोल्स पे अपने आप को फिक्स कर लेते हैं और फिर किसका इनिशिएशन होता है? मेटाफेज का, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, प्रोफेज, है ना। तो इसमें आपको ध्यान देना था, बेसिकली क्वेश्चन तो आसान था, है ना, आपको ध्यान देना था कि हमें सेंट्रोसोम के बारे में बात करनी है, क्रोमोसोम के बारे में नहीं। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम्स आर थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, है ना। क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कब होगा? जब फुल्ली कंडेंस्ड होगा, और ये कब होता है? एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी कि मेटाफेज में, है ना। तो सही ऑप्शन क्या है? मेटाफेज, है ना। तो मेटाफेज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर द थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इसका मतलब दे आर फुल्ली कंडेंस्ड। ओके, चलो, दे आर सुपर कोइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग, मैक्सिमम आरएनए के सिंथेसिस कब होगी? उस फेज में जिसमें सबसे अधिक ग्रोथ होगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए चाहिए, है ना। तो ये कब होता है? G1 फेज में, राइट। तो मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग G1 फेज। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉर्ट लिव्ड फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज, देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं होता है ना। ये एक यूनिक कैरेक्टर है मियोसिस का, है ना, कि दो डिविजन्स बैक टू बैक होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरफेज नहीं होता है। देयर इज अ स्मॉल फेज जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, टू बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल आर, है ना। तो सेल साइकिल के बहुत सारे स्टेज होते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि टू बेसिक स्टेज कौन से हैं? इंटरफेज एंड एमफेज, इंटरफेज एंड एमफेज, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ग्रेट। आप लोगों में से किसी ने ये तो नहीं लगा दिया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर पार्ट ऑफ एमफेज, है ना। तो पूरे सेल साइकिल के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है, तो उसमें दो मेजर फेजेस होते हैं, इंटरफेज जिसमें कि G1S G2 है, एंड एमफेज जिसका पार्ट है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और फिर कैरियोकाइनेसिस के फर्दर पार्ट होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, ग्रेट, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, what is the approximate percentage duration of the cell cycle that comes under interphase
इन ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन सेल साइकिल में इंटरफेज कितने ड्यूरेशन तक रहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम, ये पूछ रहा है ना। वी नो एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन सेल्स जो है 95% ऑफ द टाइम किस में रहते हैं, इंटरफेज में, एंड रिमेनिंग 5% किस में रहते हैं, इन देयर डिवाइडिंग फेज और एम फेज। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following microbody concerned with glycolate pathway? See, we are talking about glycolate pathway, मतलब हम बात कर रहे हैं C2 साइकिल की, है ना, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। और याद रखिए कि ये कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में होता है ना, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। याद आ रहा है? तो ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, पेरोक्सिसोम। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द कॉलम्स दिया हुआ है ना, और मैच द कॉलम्स में आपसे 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में जो है वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, दूसरे में शेप ऑफ क्रोमोसोम है, एंड तीसरे में पोजीशन ऑफ द क्या है, सेंट्रोमियर। ओके। अब आपको मालूम है टीलोसेंट्रिक कैसा होता है, आई शेप्ड, है ना, और इसमें जो सेंट्रोमियर वो कहाँ होता है, टिप पे। मेटासेंट्रिक वी शेप, सेंट्रोमियर कैसा होता है, मिडिल में। सब मेटासेंट्रिक आपका एल शेप होता है, क्रोमोसोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। और एक्रोसेंट्रिक, है ना, जो है वो सब टर्मिनल होता है, और शेप कैसा होता है, जे शेप। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अगेन एक दूसरा मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 में क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, काइनेटोकोर है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। कॉलम 2 में मेम्ब्रेनलेस, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन एंड स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट। सी, जो क्रोमैटिन है वो क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, राइट। तो ए विल मैच विथ सेकेंड। न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, तो बी का 1। सी काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट, तो सी का 4। और डी का क्या हो जाएगा, 3। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नॉर होता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। देखते हैं। सेंट्रियोल made up of 9 evenly placed peripheral fibrils of actin protein. Really? Centriole किसका बना होता है? Centriole has 9+0 arrangement of microtubules, जिसमें कि 9 triplets होते हैं, है ना। और जो हब होता है उसमें कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस। तो 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9 ट्रिपलेट प्लस 0। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट को उल्टा कर दीजिए तो सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स ईच एट 90 डिग्री, है ना, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये भी गलत है। तीसरा, द सेंट्रियोल form the basal body of cilia and flagella, that is correct, है ना। So third option is correct, third statement is correct. Okay, fourth क्या बोल रहा है, central part of centriole is proteinaceous and known as axoniminoratol, है ना, उसको हम hub कहते हैं, ठीक है। तो correct option क्या है, option 3। Question number 23, एक डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया या फ्लैजिला का आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, और ये लेबल्ड है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट लेबलिंग है। देखो, सेंट्रल सीथ गलत है ना। जो सेंट्रल सीथ है वो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेंट्रल सीथ को इंटरचेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा। जो इंटरब्रिज डबलेट है वो भी गलत मार्क है, 2 डबलेट के बीच की कनेक्टिंग प्रोटीनेशियस बॉडी को बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, है ना। और जो रेडियल स्पोक है दैट इज करेक्ट, है ना, रेडियल स्पोक इज करेक्टली मार्क्ड। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लास्टिड। ओके,
प्लास्टिड्स आर फाउंड इन सम प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। देखो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एवरी प्लांट सेल, नॉट इन सम प्लांट सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। Based on stored food food plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. See, this classification, chloroplast, chromoplast and leucoplast, is done on the basis of pigment, not on the basis of stored food. तो ये statement भी क्या हो गया, गलत। See, in chromoplasts, water soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and others are present. Not at all. These pigments are फैट सॉल्युबल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। यस, दिस इज करेक्ट। क्यों, प्लास्टिड्स या जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 70s टाइप, प्रोकैरियोटिक टाइप, और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, 80s टाइप, यूकैरियोटिक टाइप, है ना। तो ऑब्वियसली 70s इज स्मॉलर देन 80s। तो ये स्टेटमेंट सही है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। हाउ मेनी, सॉरी पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, है ना। तो डी को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या है, नॉट करेक्ट। तो रिगार्डिंग प्लास्टिड्स 1 2 3, है ना। ओके, तो 3 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करेक्ट लेबलिंग एंड रिलेशन विथ लेबल्ड पार्ट इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में एक और स्टेटमेंट है, लास्ट वाला। ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरफुल प्लास्टिड्स विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट आर नॉट कलर्ड, दे आर वाइट, है ना, वो कलरलेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इन टोटल आउट ऑफ 5 A, B, C and E are wrong, only D is right। तो कितने गलत हो गए, 4। या सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इट सेज आइडेंटिफाई करेक्ट लेबलिंग एंड रिलेशन विथ लेबल्ड पार्ट इन द गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है आपके पास, है ना। ए इज OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो डी है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। जो सी है वो मैट्रिक्स है और जो बी है वो क्रिस्टी है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ए आउटर मेम्ब्रेन और उसमें लिखा हुआ ETS पाथवे। आउटर मेम्ब्रेन में ETS पाथवे नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। बी क्रिस्टी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। बी क्रिस्टी तो सही मार्क्ड है, लेकिन यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी इज मैट्रिक्स, यस दैट इज करेक्टली मार्क्ड। एंड TCA साइकिल, हाँ जी, TCA साइकिल कहाँ होता है, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, करेक्ट मैच है। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, डी लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, है ना, एंड एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये गलत है ना। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ETS। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इज करेक्ट इन गिवन डायग्राम, है ना। तो गिवन डायग्राम में कौन सा लेबल सही है ये आपको बताना है। और ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस का डायग्राम है। इसमें अगर मैं सही से देखूँ तो डी जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है तो गलत है। सी जो है दैट शुड बी न्यूक्लियर कोर, लेकिन यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है तो वो भी गलत है। ए इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस लिखा है वो भी गलत है। बी को न्यूक्लियर पोर लिखा है, जबकि ये क्या है, ये टिब्यूल है ना। और E इज राइबोसोम और यहाँ पे लिखा हुआ भी राइबोसोम, तो ये क्या है, करेक्ट मैच है। सो राइबोसोम हैज बीन करेक्टली मार्क्ड। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, है ना। 27th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following layer of cell wall is composed of cellulose, hemicellulose,
पेक्टीन एंड इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं प्लांट के, उनमें सिर्फ क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल नहीं होती है ना। ओके तो और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टीन की बनी होती है, करेक्ट। ओके सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी वॉल। ओके ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी वॉल। क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following statements is correctly matched, है ना, अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया है। ए ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाय डिफ्यूजन, नहीं जी, मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, तो ये गलत है। बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रू, इट इज करेक्ट। सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं जी, यही पे गलत हो गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है ये, है ना, तो सी भी क्या हो गया, गलत। तो सही क्या है, ओनली बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखो क्या है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स पिगमेंट्स, है ना, नोन एज, तो ये जो आपके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं जिनमें कि पिगमेंट होता है, दीज आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स, है ना, और ये किसके एनालॉगस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्रोमैटोफोर। क्वेश्चन नंबर 30, which scientist observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant, है ना। बेसिकली ये जो लाइन है वो आपके सेल थ्योरी की लाइन है, और ये किसने दिया था, ये दिया था मैथियास स्लीडन ने, who was a botanist, है ना। थियोडोर स्वान ने एनिमल्स के बारे में बात की थी, स्लीडन ने प्लांट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या बोल रहा है, Which of the following enhances or induces fusion of protoplasts, है ना, तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कौन इंड्यूस करता है या इनहेंस करता है, पॉलीथीन ग्लाइकॉल, हाँ जी बिल्कुल करता है ये, है ना। सेकेंडली NaNO3, ये भी करता है। बाय ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम, हाँ जी ये भी होता है, कॉम्पिटेंट सेल्स आप बनाते थे, है ना। डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यस, फोर्थ जो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following microbes are used as a source of single cell protein, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, यस, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, पढ़ रखा है हमने, तो ये तो यूज़ होता ही है सिंगल सेल प्रोटीन में। क्लोरेला, यस, स्पेस एल्गा है, यूज़ करते हैं। स्पाइरुलिना, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड। ऑप्शन डी क्या है, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द राइट आंसर, है ना। तो सिंगल सेल प्रोटीन में हम इन तीनों ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 33, टू डेवलप पोमैटो विच इज यूज्ड, है ना, तो टमाटो को यूज करने का डेवलप करने के लिए हमने कौन सा टेक्निक यूज किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। पहला है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी यही किया था ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया था टोमेटो और पोटैटो के बीच में, राइट, और उस समय क्या मिला था, पोमैटो। सो करेक्ट आंसर इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मेरिस्टेम कल्चर तो नहीं किया था, एंथर कल्चर भी नहीं किया था, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी नहीं किया था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, रेसिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ beetle in wheat is due to which of the following biochemical characteristics, है ना। पहला है solid stem, दूसरा है hairy leaves, तीसरा है nectarless nature और चौथा है aspartic acid, है ना। करेक्ट आंसर क्या है, hairy leaf, NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है ना। तो hairy leaf जो है it gives resistance
to jassids in cotton and cereal leaf beetles in wheat. Okay, option number 2 is correct. Question number 35. An undifferentiated mass of cell is obtained by culturing called, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, है ना. प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना. एक्स प्लांट को लेते थे हम और फिर उस सेल से हम क्या करते थे, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को ग्रो करते थे लैब में और इसको हम क्या बोलते थे, कैलस. फिर कैलस में हम लोग रूटिंग शूटिंग करवाते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. मेरिस्टेम कल्चर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, है ना. मेरिस्टेम कल्चर किसके लिए हम नहीं कर सकते. रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, इन फैक्ट मेरिस्टेम कल्चर इज मेनली डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, है ना. थर्ड, फॉर एम्ब्रियो रेस्क्यू. एम्ब्रियो रेस्क्यू, अभी ये पूरा प्लांट ही एम्ब्रियो है तो इसमें मेरिस्टेम है ही नहीं अभी, है ना. तो इसका मेरिस्टेम कल्चर कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है. तो एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए आप मेरिस्टेम कल्चर नहीं कर सकते. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, फॉर एम्ब्रियो रेस्क्यू. ओके, ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली नहीं होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 37. फाइंड द ऑड वन मैच अकॉर्डिंग टू IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. IARI की बात कर रहे हैं हम. पहला, विटामिन A एनरिच्ड पंपकिन एंड स्पाइनच, है ना. हाँ जी. तो IARI ने डेवलप किया है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पंपकिन एंड स्पाइनच विच आर विटामिन A एनरिच्ड. दिस इज करेक्ट. विटामिन C एनरिच्ड मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये भी किया है, सही है. प्रोटीन एनरिच्ड कैरेट एंड पंपकिन, ये नहीं है, है ना. ये क्या है, इनकरेक्ट है. और फोर्थ है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन रिच मेज, ये भी डेवलप किया है तो ये भी सही मैच है. तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, जो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना. फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है क्लोनल सिलेक्शन इज एप्लीकेबल टू क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्लोनल सिलेक्शन आप किस लिए करते हो, वो क्रॉप्स जो कि वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या है, गलत है. सेकंड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज लॉस ऑफ वीगर ड्यू टू इनब्रीडिंग, बिल्कुल सही बात है ना. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन वर्ड छूट गया यहाँ पे, है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, है ना. MS स्वामीनाथन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉट ऑल रेवोल्यूशन इन इंडिया. ठीक है. तो ये भी इनकरेक्ट है. फोर्थ, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज नॉट बेस्ड ऑन टोटिपोटेंसी, टोटली फॉल्स, है ना. प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ टोटिपोटेंसी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2. क्वेश्चन नंबर 39. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. पहला स्टेटमेंट है व्हीट वैरायटी एटलस 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट, बिल्कुल सही बात है ना. Selection is the method of plant breeding. Yes, it is one of the method. BAP, benzyl aminopurine hormone is used for shoot differentiation in callus. बिल्कुल करते हैं हम, है ना. And D लिख रहा है emasculation is achieved by removal of stigma. Emasculation is achieved by removal of anther, not stigma. तो ये क्या है, incorrect है. तो क्या हो गया, only D, option number 3. Okay. क्वेश्चन नंबर 40, है ना. मैच द कॉलम है, 3 कॉलम्स है और आपको मैच करना है. वीट, चिली, कॉलीफ्लावर एंड ओखरा. पूसा शुभ्रा, हिमगिरी, पूसा A4 एंड पूसा सदाबहार. देखो वीट की वैरायटी होती है क्या, हिमगिरी, है ना. तो A किससे मैच होगा, B से. सेकंड ऑप्शन ही है सिर्फ जिसमें A से B मैच है ना. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना. फिर भी हम लोग बाकी मैचिंग देख लेते हैं. A जो वीट, हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ वीट जो कि रेसिस्टेंट होता है किससे, से. ठीक है. जो चिली है, चिली की वैरायटी कौन सी है, पूसा सदाबहार, और ये किससे रेसिस्टेंट होती है, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस से, है ना. कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर की वैरायटी कौन सी है, पूसा शुभ्रा, है ना. पूसा शुभ्रा, स्नोबॉल, ये सब किसकी वैरायटीज हैं, कॉलीफ्लावर की. और ये किससे रेसिस्टेंट होते हैं, ये रेसिस्टेंट होते हैं ब्लैक रॉट डिजीज से. ठीक है. एंड फाइनली ओखरा, भिंडी की बात कर रहे हैं, इसकी वैरायटी कौन सी है, पूसा A4
और ये किससे रेसिस्टेंट है? सूट बोरर इंसेक्ट से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था? ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन? रूबिस्को एंजाइम है, प्रोटीन है ना। ग्लोबिन ऑब्वियसली इज अ प्रोटीन। लेसिथीन, लेसिथीन क्या होता है? लेसिथीन इज अ लिपिड, है ना। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 लेसिथीन। क्वेश्चन नंबर 42, इन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, है ना, एंड दे आर स्ट्रांगली बाउंड, ओके, टाइटली बाउंड। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया इसमें? नॉन प्रोटीनस ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, है ना, यहाँ पे आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है न्यूक्लिक एसिड का, है ना। तो अगर आप लोग को याद हो तो कैसा होता है? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट एंड देन इट इज अटैच्ड टू पेंटोज सुगर एंड इट इज अटैच्ड टू अ ऐसा होता है ना। ये क्या है? बेस है, ये क्या है? शुगर है, और ये फॉस्फेट है, समझ में आ रहा है। और फिर फॉस्फेट, फिर वही चीज होती है शुगर, और यहाँ पे बेस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 44, है ना। अगेन मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे कॉलम्स को मैच करना है 1 and 2। पहले कॉलम में है एसिडिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सेकंड एंड फोर्थ, अल्कालाइन अमाइनो एसिड, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, फर्स्ट एंड थर्ड। एंड न्यूट्रल कौन है? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो देखिए अब करेक्ट मैच क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, है ना। एसिडिक 2 and 4, बेसिक 1 and 3, एंड न्यूट्रल 5th one, ट्रिप्टोफैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। फॉल्स आपको बताना है। पहला, अमाइनो एसिड कंटेन्स अ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, बिल्कुल सही बात है ना। प्रोटीन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इसीलिए ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? स्टेटमेंट 3 इज अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, परफेक्टली करेक्ट, है ना। एंड फोर्थ इज अमाइनो एसिड इज ओनली हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, ये गलत है ना। अमाइनो एसिड सिर्फ हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और ये आपका करेक्ट आंसर भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, है ना। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और अगर आप ठीक से देखो तो ये 6 अमीनो प्यूरिन है, यानी कि ये क्या है? एडेनिन है, ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लूकोज? ओके, ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नो, दैट इज फ्रक्टोज। Most abundant in brain and nervous tissue, so it is called brain sugar, not at all. Brain sugar आप किसको बोलते हो? किसको बोलते हो? Galactose, है ना। It is abundant in blood, so also called blood sugar, that is correct, है ना। blood sugar कौन सा होता है? Glucose, so this is correct statement. Fourth, most abundant honey and sweet fruits, so it is called fruit sugar, नहीं जी, लेब्यूलोज को बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, ओके। Question number 48. From the given examples of monosaccharides, on the basis of number of carbon, how many are pentose? है ना, कौन कौन से pentose है ये आपको बताना है। Xylose pentose है। DHAP डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट क्या होता है? ट्राइओज। एरिथ्रोज टेट्रोज। डीऑक्सीराइबोज पेंटोज। राइबोज पेंटोज। ग्लूकोज हेक्सोज, और गैलेक्टोज हेक्सोज, ठीक है। तो जाइलोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, दीज 3 आर पेंटोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49,
क्या बोल रहा है? It says isomers formed as a result of interchange of OH and H groups on the carbon atom 2, 3 and 4 of glucose are known as. ठीक है, तो H and OH atom के पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज करोगे ऑन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज, यू विल फॉर्म डिफरेंट ईपीमर्स. इससे क्या बनते हैं? ईपीमर्स बनते हैं, लाइक मैनोज, लाइक गैलेक्टोज. समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो गया? ईपीमर्स. अगर मान लो पहले कार्बन पे पूछता तो क्या होता है आंसर? एनोमर. ठीक है, ओके. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1, ईपीमर. ओके, क्वेश्चन नंबर 50. पायरानोज एंड फ्यूरानोज आर रेस्पेक्टिवली. पायरानोज क्या होते हैं? हेक्सोज. और फ्यूरानोज क्या होते हैं? पेंटोज, है ना? 6 कार्बन एंड 5 कार्बन रेस्पेक्टिवली. ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51. स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. है ना? पहला, lipids are micromolecules but obtained under macromolecule fraction due to their insolubility nature in aqueous medium of a cell. बिल्कुल सही बात है ना? They form micelles, है ना? इसीलिए वो कहाँ मिलते हैं? रिटेंटेट में, है ना? फिल्टरेट में नहीं मिलते. ओके. सेकेंड, वाटर इज मोस्ट abundant chemical in living organisms. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज लिपिड. नॉट एट ऑल. कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो ये इनकरेक्ट है. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऑकर्स इन डी एंड एल फॉर्म. नहीं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ट्राइयोज शुगर है. इसमें जो कार्बन है वो कायरल सेंटर नहीं होता है, इसीलिए ये डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना? तो आउट ऑफ दिस 4, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग. ठीक है, तो सही कौन हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड. तो ऑप्शन नंबर 3. ओके. Question number 52. Complementary bases of mRNA are on which loop of tRNA? ठीक है, तो complementary bases of mRNA. तो mRNA पे क्या होता है? कोडोन्स. और उसका complementary basis क्या होता है? एंटीकोडोन्स. एंटीकोडोन्स कहाँ होते हैं? On the anticodon loop of the tRNA. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3. ओके. क्वेश्चन नंबर 55. मैच द फॉलोइंग है ना? यहाँ पे दिखा हुआ है अल्कलॉइड, टर्पिनॉइड्स, ड्रग्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस. तो अल्कलॉइड कौन है? मॉर्फिन इज अ अल्कलॉइड. टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन, ड्रग विनब्लास्टिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या है? रबर. तो करेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन as present in glucose, है ना? So basically आपको बताना है इनमें से कौन सा हेक्सोज है. फ्रक्टोज is a hexose and that is your right answer, है ना? एरिथ्रोज C4 है, रिब्यूलोज C5 है, राइबोज C5 है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 55. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट the options that correctly solves these with respect to A and B in the given flow chart, है ना? तो जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है? हाउ वी रिमूव द एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, है ना? तो ए क्या है? फिल्टरेट है जो कि एसिड सॉल्युबल पूल है, और जो बी है वो रिटेंटेट है जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल है ना? तो 2 स्टेटमेंट तो हो गए आपके. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. सी, मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 8 to 1800 डाल्टन रेस्पेक्टिवली. ये कहाँ जाएगा? ए में. ये कहाँ जाएगा? ए में. तो ए में क्या क्या गया? ए एंड सी. ठीक है. डी, अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये भी कहाँ जाएगा? ए में, है ना? तो ए में क्या जाएगा? ए सी डी चला गया. बी में क्या गया है? बी. और साथ में देखते हैं कंटेन केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन. हाँ जी, वो कहाँ जाएगा? रिटेंटेट में. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये सब क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है. ये सब कहाँ जाएंगे? बी में, राइट? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 56. लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, कौन सा है? डिस्ट्रोफिन जीन. पढ़ रखा है आपने, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन.
Question number 57. HGP, Human Genome Project, was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. है ना? कौन सा है? Bioinformatics, option number 2. Question number 58. Which of the following is not associated with HGP? EST, Expressed Sequence Tags, बिल्कुल यूज़ किए थे हमने HGP में, तो उससे रिलेटेड है. सीक्वेंस एनोटेशन ये भी किया था, है ना? यही दो मेथड्स थे, अप्रोच थे HGP के लिए, तो ये दोनों सही हैं. ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स, यस, दे वर डेवलप्ड, है ना, एंड दे वर एसोसिएटेड विद HGP. मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज TI प्लाज्मिड. नहीं जी, TI प्लाज्मिड हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए. और HGP के लिए हमने क्या यूज़ किया था? BAC या YAC, है ना? क्या यूज़ किया था? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक और याक. ठीक है, तो फोर्थ क्या है? इनकरेक्ट है. फोर्थ इज नॉट एसोसिएटेड विद HGP एंड दैट इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following is not associated with DNA fingerprinting? है ना? सदर्न ब्लॉटिंग बिल्कुल होती है ना? हम जो रेडियो लेबल्ड DNA प्रोब्स होते हैं उनको VNTR के साथ हाइब्रिडाइज होने देते हैं ना, दैट इज व्हाट? सदर्न ब्लॉटिंग, DNA ब्लॉट. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ जी बिल्कुल होता है, सेपरेट करने के लिए. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन बिल्कुल होता है. DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग में DNA सीक्वेंसिंग हम कहीं पे भी नहीं करते, सो दिस इज नॉट एसोसिएटेड. ऑप्शन नंबर 4. Question number 60. Which is not aim and application of DNA fingerprinting? है ना? Not aim and application की बात कर रहे हैं, है ना? चलो, तो find out genetic difference between two individuals. Yes, that is done using DNA fingerprinting. Forensic science में बिल्कुल यूज करते हैं, है ना? Amplification of DNA. Amplification of DNA हम DNA fingerprinting के लिए करते हैं, बट ये इसका aim and application नहीं है. समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA. ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड. क्वेश्चन नंबर 61. Which enzyme or enzymes will not be produced in the cell in which there is a nonsense mutation in LAC-Z gene? है ना? तो LAC-Z जीन की बात कर रहे हैं हम लोग. देखो, LAC-Z जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज. क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है. और इस LAC-Z जीन में हमने क्या कर दिया है? नॉनसेंस म्यूटेशन. राइट? नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट म्यूटेशन एक स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन हो गया है. स्टॉप कोडोन इज फॉर्म्ड इन द रीडिंग फ्रेम. ठीक है, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए LAC-Z जीन है, इसके बीच में कहीं पे क्या हो गया है? एक स्टॉप कोडोन फॉर्म हो गया है. तो उसकी वजह से क्या होगा? कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा. ठीक है, तो आपका कंप्लीट एंजाइम भी नहीं बनेगा. ठीक है, तो अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है LAC-Z जीन में, तो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following acts as repressor of tryptophan operon? Trypoperon, है ना? तो कौन करता है? ट्रिप्टोफैन itself, है ना? ट्रिप्टोपेरॉन स्विच ऑन होता है जब ट्रिप्टोफैन नहीं हो, और जब ट्रिप्टोफैन होता है तो ये जो ओपेरॉन है वो क्या होता है? ऑफ हो जाता है. समझ में आ रहा है? तो ट्रिप्टोफैन itself is the repressor. Okay, so option number 3. Question number 63. The accessibility of promoter region of E. coli DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed as. किससे होता है? ऑपरेटर, है ना? तो जो ऑपरेटर पे रिप्रेसर आकर के बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोमोटर एक्सेसिबल नहीं होता है और उस पर RNA पॉलीमरेज असेंबली नहीं हो पाती. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ
जीन साइलेंसिंग एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जीन रेगुलेशन का ये क्या है, वन ऑफ द मेथड है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटर। Question number 64. Which of the following gene is not transcribed from the promoter of beta galactosidase? Beta galactosidase का promoter का मतलब क्या है? We are talking about lac promoter, है ना। और lac promoter से lac Z gene भी बनता है, lac Y भी और lac A भी। कौन सा नहीं बनता है? lac I जो रिप्रेसर है ना, जो रिप्रेसर को बनाता है, इसका अपना एक सेपरेट प्रमोटर होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 lac I। क्वेश्चन नंबर 65। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ RNA इज कॉल्ड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड यूजिंग, है ना। तो अमाइनो एसिड को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटेड बाय बोथ ATP एंड अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। A specific factor binds to stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosomes. These specific factors are, फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर, है ना। जब भी स्टॉप कोडोन आता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बाइंड होता है, रिलीजिंग फैक्टर, है ना। और वो मैच्योर्ड पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है फ्रॉम द राइबोसोम्स एज वेल एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअसेंबली ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी डिसअसेंबली भी करता है। ग्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। Some amino acids are coded by more than one codon, hence code is degenerate, है ना। इसीलिए कोड क्या है, degenerate है। Okay, question number 69. Which of the following statement is incorrect about genetic code, है ना। Code is triplet, that is correct. Genetic codons are unambiguous, ये भी सही है। The code is always universal. See, the genetic code is nearly universal, it is not always universal, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ध्यान देना है आपको, है ना। यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज यूनिवर्सल नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है, जेनेटिक कोडोन आर डीजेनरेट, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। पहला देखो, 6 codons do not code for any amino acid. No, this is wrong. 3 codons do not code for any amino acid and these are stop codons, UAA, UAG and UGA, है ना। तो वो सिर्फ 3 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, कोडोन्स इन mRNA आर रेड इन कंटिग्यूअस फैशन, बिल्कुल सही बात है ना। कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन नहीं होता। थर्ड, 3 codons functions as stop codons, बिल्कुल सही बात है ना। D, the initiator codon AUG codes for methionine, that is also true, है ना। तो सिर्फ गलत क्या है, A, only A, ऑप्शन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 71। RNA dependent RNA synthesis is called replication। देखो, जब DNA से DNA बने रेप्लिकेशन, RNA से RNA बने वो भी क्या होता है, रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, सो इट इज रेप्लिकेशन। अगर DNA से RNA बने ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA बने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो DNA RNA या RNA DNA में चेंज हो, ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन RNA से RNA बने रेप्लिकेशन, DNA से DNA बने वो भी रेप्लिकेशन। ओके, सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 72। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, है ना, और करेक्ट आंसर बताना है आपको। RNA polymerase 1 और RNA polymerase 1, 2, 3 और कॉलम 2 में है U6SN RNA, 5.8S rRNA and HNRNA। सी, RNA pol 1 जो है वो सारा राइबोसोमल RNA बनाता है, all the rRNA except 5S rRNA, ठीक है।
तो 5.8 एस आरआरएनए भी कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ठीक है। एचएनआरएनए आर मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, है ना, जितने भी मैसेंजर आरएनएस होते हैं ये कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। एसएनआरएनए और स्पेसिफिकली U6SNRNA इज फॉर्म्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे एक डायग्राम है ना, और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना। और इस डायग्राम में अगर देखोगे तो डीएनए है, उससे एक प्रोटीन एक आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए में कैपिंग हो रही है 5 प्राइम एंड पे, है ना, उसके बाद से उसमें स्प्लाइसिंग हो रही है, और 3 प्राइम एंड पे क्या हो रहा है? पॉली ए टेलिंग हो रही है। तो ये तीनों क्या है? मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं आरएनए का। एचएनआरएनए से क्या हो रहा है? मैच्योर्ड एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एचएनआरएनए प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है? ओके, इसमें कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग तीनों इंक्लूडेड है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एचएनआरएनए प्रोसेसिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, both the strand of DNA is not copied during transcription because, है ना, एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया ये क्वेश्चन। both the strands of DNA is not copied during transcription because, क्यों नहीं होता है वो देखो। if both strands act as a template they would code for 2 RNA molecules with different sequences, बिल्कुल सही बात है ना। second, the 2 RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। hence would form a double stranded RNA, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। थर्ड, they would code for RNA molecule with same sequence, नहीं जी, जब दोनों RNA का सीक्वेंस अलग है तो जब दोनों जो डीएनए टेम्पलेट्स हैं उन पे सीक्वेंस अलग है तो वो आरएनए भी अलग अलग होगा, है ना। तो थर्ड तो नहीं होगा। फोर्थ, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, नहीं जी, गलत है ये। The total DNA of organism gets transcribed, ऐसा भी नहीं होता। Adenine forms base pair with uracil instead of thymine, बिल्कुल, क्योंकि एक DNA और दूसरा RNA है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फोर्थ, DNA dependent DNA polymerase enzyme catalyzes transcription process, no, this is false। क्यों? DNA dependent DNA polymerase क्या होता है? रेप्लिकेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या लगता है? DNA dependent RNA polymerase, ओके। So correct option क्या होगा? Option number 3. Question number 76. Which enzyme did not affect transcription in McAvery, MacLeod and McCarthy experiment, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनएज चाहिए, है ना, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ओके, these two are not going to affect your transformation process, ठीक है। Question number 77. If the DNA of a virus is labeled with P32, है ना, Hershey Case का एक्सपेरिमेंट है ये, and the protein coat with virus is labeled with S35, after infection which molecule would be present inside the bacterial cell, है ना। Hershey Case का एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा है तो आपको मालूम है कि सेल में क्या मिलेगा? P32, है ना, and this proved कि DNA is the genetic material and not the protein, ठीक है। So option 1. Question number 78. Select the wrong statement. RNA acts as genetic material in viruses. बिल्कुल होता है। DNA may act as catalyst. Never. DNA can never act as catalyst, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? Wrong है। Option number 2 is your answer. RNA can act as catalyst. बिल्कुल सही बात है। DNA stores genetic information. वो भी क्या है? सही है। Okay. Question number 79. Which of the RNA molecule act as adapter? कौन होता है? tRNA, ट्रांसफर RNA acts as a adapter, और इसीलिए हम इसको adapter molecule भी बोलते हैं। So option number 3. Question number 80. Which of the following RNA plays a structural as well as catalytic role during translation? तो ट्रांसलेशन के टाइम पे स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक दोनों रोल कौन करता है? कौन करता है? राइबोसोमल RNA। कौन सा?
28 srRNA in eukaryotes and 23 srRNA in prokaryotes, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ rRNA है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D and choose the correct option, है ना। पहला क्या है, RNA was first genetic material, करेक्ट है। RNA used to act as genetic material as well as catalyst, ये भी सही है। RNA being catalyst was reactive and hence unstable, ये भी करेक्ट है। RNA has evolved from DNA, ये गलत है, इनफैक्ट उल्टा है, DNA has evolved from RNA, okay, so A, B and C are correct, D is wrong, है ना। तो how many statements are correct? A, B and C, option number 1 is your correct option. Question number 82, in E. coli the replication of DNA occurs at, है ना। तो E. coli में replication of DNA कब होता है? S phase, G1, G2, देखो E. coli is a prokaryote और इसमें होता है binary fission, और यहाँ पे जो replication होता है during the cell division होता है, ठीक है। So correct option क्या होगा? Option number 4, ठीक है, great. Question number 83, mode of DNA replication in E. coli is, है ना। तो DNA replication का मोड पूछ रहा है E. coli में। सेमी कंजर्वेटिव, यस। बाई डायरेक्शनल, यस। देखो कैसे, ये सर्कुलर जीनोम है प्रोकैरियोट E. coli का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेप्लिकेशन फोर्क इधर बढ़ रहा है और ये रेप्लिकेशन फोर्क इधर बढ़ रहा है। दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क 1 और ये है रेप्लिकेशन फोर्क 2, समझ में आ रहा है। ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, बीच में यहाँ पर आकर के कहीं पे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल भी हो गया, है ना। दूसरा सेमी डिसकंटिन्यूअस, यस। इधर भी क्या होगा, एक लीडिंग एक लैगिंग, इधर भी क्या होगा, एक लैगिंग और एक लीडिंग स्ट्रैंड, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस है। गेटिंग इट? सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, इन डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेट्स इन, देखो कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड है उसका फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 85, विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर न्यूक्लियोसोम, है ना। तो आपको मालूम है आउट ऑफ 5 हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 आर कोर हिस्टोन्स। H1 क्या है, लिंकर हिस्टोन, और वही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86, द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल इज अबाउट, कितना होता है, 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर, है ना। 2n पूछ रहा है, डिप्लॉयड नंबर पूछा है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 87, the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are collectively are referred to as, है ना, उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन? नहीं जी, नॉन हिस्टोन के बारे में पूछ रहे हो, है ना। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यस, इनको हम लोग स्कैफोल्ड प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग प्रोटीन्स नहीं, SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स तो नहीं है ये, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हायर लेवल ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन किसके हेल्प से होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, एंड वन ऑफ सच प्रोटीन इज स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 88, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेड वॉटसन and Crick to hypothesize the semi-conservative mode of DNA replication. तो they found कि जो दोनों का दोनों आपका स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएगा तो
तो इसको देख करके एक नया स्ट्रैंड बन सकता है और इसको देख करके एक नया स्ट्रैंड बन सकता है, और दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन होगी इसके क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट अ हाइपोथेसिस, दिस वाज नॉट अ प्रूफ, दिस इज व्हाट दे थॉट, है ना। और किसके बेसिस पे सोचा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे, क्योंकि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए मॉलिक्यूल का वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 89, इट सेज in a nucleoside unit the n-glycosidic bond is formed between, देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियोसाइड की, है ना। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सुगर प्लस बेस इज न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर आपने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ रहा है। और ये सुगर और जो बेस है ये किससे जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कि आपका टिल्ट कितना होता है ना, या जब एक बेस पेयर से, है ना, अगर हम लोग मान लो ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों के बीच में जो डीएनए है वो कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आपको मालूम है बी फॉर्म ऑफ डीएनए में आपका वन कंप्लीट टर्न, है ना, वन कंप्लीट टर्न में कितने 10 बेस पेयर्स है, और एक कंप्लीट टर्न है तो उसमें कितना है, 360 डिग्री है। तो एक बेस पेयर का कितना होगा, 360/10 यानी कि 36 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 36 डिग्री, ठीक है। दिस इज द टिल्ट। ओके, सो दीज वर योर 90 क्वेश्चन ऑफ DT13, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट, ओके, एंड आई विश यू ऑल ऑफ the very best for your upcoming exam. Thank you very much.